नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीति में सुपर गांधी कौन है, तलाश जारी है। 2014 नजदीक आ रहा है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, सुपर हो गई थी। राहुल गांधी जिस वक्त उपाध्यक्ष बने, सुपर कहलाने लगे। और इन सब के बीच सोनिया गांधी की 12 तुगलक लेन में दस्तक ने आज उन्हें सुपर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन सवाल इस वक्त इतना नहीं है। आम आदमी की राजनीतिक पहलकदमी ने दरअसल पारंपरिक राजनीति को भीतर जूतम पैजार की स्थिति पैदा कर दी है। और इतना ही नहीं, एक सांसद अपने ही नेता के खिलाफ बोलने के लिए अब सामने भी आ गया है। दस्तक में बात आज सबकी होगी, लेकिन बात भाई बहन की हो रही है तो बहन क्या वाकई बेड़ा पार करेंगी? लेकिन ये बेड़ा पार 128 बरस पुरानी कांग्रेस के भीतर से होगा कैसे, इसकी एक मिसाल देखिए जरा। राहुल गांधी के घर राहुल के लिए चुनावी बिसात पर जीत तय करने के लिए कांग्रेस के इसी नौरत्न ने मंथन किया। प्रियंका गांधी ने अगुवाई की, जो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में भी बिसात बिछाती हैं और अमेठी में भी बिसात बिछाने में माहिर मानी जाती हैं। उनके साथ बैठे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी, जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। साथ ही बैठे अहमद पटेल, जिन्होंने बीते 30 बरस से चुनाव नहीं लड़ा, आखिरी चुनाव 1984 में लड़ा था। जयराम रमेश भी थे, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मोहन गोपाल ने तो चुनावी मैदान देखा ही नहीं है। कनिक सिंह और अलंकार विद्यार्थी तो राहुल की परछाई बनकर सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, तो चुनाव इन्होंने भी नहीं लड़ा। मधुसूदन मिस्त्री 2009 में चुनाव लड़कर हार गए। और इस मंथन में देखिए, यानी इस नवरत्न में देखिए, महज एक अजय माकन बचे जो चुनाव लड़े और जीते और अभी भी सांसद हैं। तो इन नवरत्नों ने 2014 के उस लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के लिए आज तकरीबन 90 मिनट तक मंथन किया, जिस लोकसभा चुनाव को आजादी के बाद का सबसे रोचक चुनाव माना जा रहा है। और यह चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौर में कांग्रेस सबसे ज्यादा फिसलन पर है। तो सवाल 3 है, क्या कांग्रेस को अब अनुभव वाले कांग्रेसियों पर भरोसा नहीं रहा? क्या मनमोहन सरकार के बाद अब कांग्रेस को भी बिना चुनाव लड़े कांग्रेसी चलाएंगे? क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए एक छुपी हुई आशा है? ध्यान दें तो ये तीनों सवाल कांग्रेस से कहीं ज्यादा गांधी परिवार के उस कॉकस को ही कांग्रेस के कद से बड़ा बना रहे हैं, जिसके सरोकार सीधे आम आदमी से है नहीं। जबकि 2014 के चुनाव को पहली बार आम आदमी की राजनीतिक पहल ही नई दिशा दे रही है। और असर भी इसी का है कि राहुल गांधी की राजनीतिक पहल जो दिखाई दे रही है, उसमें राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के हर बंद दरवाजे को खोलने की बात कर रहे हैं। तो सवाल है, 12 तुगलक लेन यानी राहुल के घर पर बंद कमरे में प्रियंका की पहल राहुल की खुली राजनीति को दिशा देने के लिए बैठी, या फिर चमकाने के लिए, या फिर कांग्रेस की सियासी फिसलन रोकने के लिए, या फिर प्रियंका चुनावी प्रचार की कमान थामने की दिशा में बढ़ रही है और उसके संकेत 12 तुगलक लेन से आज उभरे हैं। ये सारे सवाल हैं। हो जो भी, लेकिन कांग्रेस अब किस तरीके से हाँफ रही है और ठहर कर सांस लेने के हालात उसे गांधी परिवार के उस कॉकस में ही कैसे ढकेल देते हैं, जो चुनाव लड़ते ही नहीं लेकिन 2014 को लेकर निर्णय भी ले रहे हैं और हवाई बिसात भी बिछा रहे हैं। मसलन चुनाव लड़ने वाले संगठन छोड़ दें, संगठन वाले जिम्मेदारी लेकर काम संभाल लें और चुनाव लड़ने वाले अपनी जीत सुनिश्चित कर लें। यानी कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के कार्यक्रम है क्या, यह किसी को नहीं पता। नरेंद्र मोदी से लेकर केजरीवाल का डर हर किसी के लिए सबब बना है, तो इन्हें डराने के लिए पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो, इसके लिए मंथन अब कांग्रेस के भीतर हो चला है। और हर कोई 17 तारीख का इंतजार कर रहा है, जब एआईसीसी की बैठक होगी। जी, ये सब कुछ गांधी परिवार के कॉकस का खेल है। इंतजार कीजिए 17 तक। कांग्रेस का मिशन 2014, भविष्य राहुल और चेहरा भी राहुल। पर राहुल गांधी के भविष्य को संवारने के लिए और चेहरे को चमकाने के लिए प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका तेजी से निभाएंगी, क्योंकि दबी जुबान से कांग्रेसी भी ये मानते हैं कि ये वो चेहरा है जो पर्दे के पीछे से सामने आ गया तो शायद कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जो बन जाएगा। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक।
लेकिन राजनीति ऐसे चलती नहीं है और कांग्रेस का अतीत भी बतलाता है कि राजनीति कांग्रेस के भीतर कभी ऐसी हुई नहीं। याद कीजिए, कामराज, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने वाले भी वही, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने वाले भी वही। खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने। उन्होंने कहा था मैं दक्षिण भारत में ही रहता हूं क्योंकि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा और भारत की पहचान हिंदी के साथ जुड़ती है। उस शख्स ने बड़े क्रांतिकारी कदम तमिलनाडु में उठाए थे। सवाल है कि आप सार्वजनिक जीवन में आए बगैर बंद कमरे में सियासत की लकीर खींची और सोचे सत्ता मिल जाएगी, और उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मूड में आए, हल्के तरीके से चीजों को बोलें कि सामने वाले को भारी लगे। फिर भी हम सुनाते हैं, सुनिए जरा। प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं। भले ही वे सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती न दिखाई देती हों, लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। अमेठी और रायबरेली में वे चुनाव का काम देखती रही हैं, अब भी देख रही हैं। राजनीतिक मामलों में उनके अपने विचार हैं। समय समय पर वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करती रही हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें नई बात क्या है? असल में पूरी बात सुनानी जरूरी थी। मौका मिले तो कभी गूगल में जाइएगा और उसमें प्रियंका गांधी लिख दीजिएगा। जिसका जिक्र किया गया जनार्दन द्विवेदी के द्वारा, ये सारी चीजें उसमें मौजूद है और इससे कहीं ज्यादा मौजूद है। राजनीति हो रही है, चुनाव मैदान में जाना है, और प्रियंका गांधी के बारे में जिस तरीके से बताया गया, सुनने के बाद क्या क्या सवाल जहन में आ सकते हैं, सियासत लकीर खींचने वाले इसे समझ लें। जनता भी समझ रही है, वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को ट्रेंड कर रही है। लेकिन बहरहाल सवाल एक और है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले 1 बरस में सिर्फ 25 लाख के तकरीबन खर्च हुआ है आम आदमी पार्टी का, और उसके साथ जो पूरे कमांडिंग यहाँ से लेकर अमेरिका तक और पूरे यूरोप और साउथ ईस्ट में किस तरीके से लोग जुड़ते चले गए, ये कीमत कुल मिला के टेंटेटिव निकल कर आई है जो काम किया जा रहा था। लेकिन सालाना खर्च लगातार कर रहे हैं आपको वर्ल्ड वाइड के जरिए नरेंद्र मोदी छवि चमकाने के लिए। जी, ये पैसा उस कंपनी को दिया जाता है। और अब राहुल गांधी इस कतार में खुद को देखना चाहते हैं तो जापान की कंपनी है दैत्सू इंडिया और बर्सन मास्टर्स। दैत्सू इंडिया जो देखेगी वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ट्वीट और जो फेसबुक होता है उस इन सब का काम देखेगी। सौदा माना जा रहा है तकरीबन 500 करोड़ का है। ये रास्ता जाता किधर है? हिंदुस्तान बदल रहा है, कांग्रेस बदल रही है। नए नेता प्रधानमंत्री जो आएंगे, क्या इस दौर में आकर फेसबुक पर ही इन पॉलिसीज बनाएंगे और उसी के जरिए देश चलेगा क्या? जरा रिपोर्ट देखिए, राहुल को लेकर तैयारी क्या है और इस देश का मिजाज क्या है। कांग्रेस की वेबसाइट की यह तस्वीर कांग्रेस का ही सच है। वेबसाइट के होम पेज पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की कोई तस्वीर नहीं, लेकिन राहुल गांधी की 9 तस्वीरें हैं। हर तस्वीर के साथ राहुल गांधी के अमूल्य विचार हैं, जो भ्रष्टाचार से लेकर मुजफ्फरनगर के दंगों और लोकपाल से लेकर देश की आर्थिक नीतियों को लेकर दिए गए। इन फोकस टैब में राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष भारत के अपने सपने को एक कहानी के जरिए बयान करते हैं। इस कहानी को भी सुन लीजिए। शामली के राहत शिविर में मैं एक लड़के से मिला, वह रो रहा था। जब मैंने उससे पूछा वह क्यों रो रहा है तो उसने कहा उसे डर लगता है। भारत में किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। जी, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। वहीं सोनिया गांधी का जिक्र ऑर्गेनाइजेशन टैब में है, जबकि नेहरू, इंदिरा और राजीव का जिक्र अवर इंस्पिरेशन टैब में है। यानी राहुल ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जीत और केजरीवाल के राजनीतिक तौर तरीकों को कैसे आत्मसात किया, इसका बेहतरीन नमूना है कांग्रेस की वेबसाइट, जिसमें कांग्रेस की पहचान यानी नेहरू से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक को
ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। राहुल गांधी की पहल या राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में गांधी परिवार के कॉकस की पहल अब प्रचार प्रसार के आसरे भी राहुल गांधी को नया विस्तार देना चाहती है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए कांग्रेस 2 बड़ी पीआर एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए का ठेका देने जा रही है। जापानी कंपनी देत्सु इंडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राहुल गांधी की दमदार मौजूदगी दर्ज कराएगी, तो दूसरी तरफ पीआर कंपनी वर्शन मार्शलर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का प्रचार करेगी। यह कंपनी राहुल गांधी का ट्वीट और फेसबुक पेज भी संभालेगी। यानी केजरीवाल के सोशल मीडिया स्टाइल और नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने में लगी अमेरिकी कंपनी एपको वर्ल्डवाइड की तर्ज पर राहुल गांधी भी चल निकले हैं और 2014 की चुनावी बिसात में पहली बार सामाजिक सरोकार पर सोशल मीडिया हावी है और तमाम राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि सोशल मीडिया न सिर्फ तेजी से प्रचार प्रसार करता है, बल्कि यह सबसे ज्यादा देश के युवा वोटरों को भी लुभाता है या कहीं जोड़ता है। तो माध्यम यही ठीक है। तो जाहिर है ऐसे में हो सकता है आने वाले वक्त में कांग्रेस का नारा भी बदल जाए और वो कहने लगे आम आदमी का हाथ सोशल मीडिया के साथ। आज तक ब्यूरो। दरअसल लोकसभा की सीटों को जब टटोलिएगा तो तकरीबन 180 सीट ऐसी है इस देश की जो कि सोशल मीडिया जहां पर प्रभाव डाल रहा है या वो काम कर रहा है, ये एक अध्ययन के तहत भी सामने आ रहा है। 180 सीट के लिए मारामारी है या 180 सीट को मान लिया गया है कि ये सोशल मीडिया से प्रभावित हो सकता है, या फिर इस दौर में नेता वहां नहीं जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, उनके कोई सरोकार नहीं है। ये सारे सवाल हो सकते हैं। बीजेपी ने प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई। राहुल गांधी जी के लिए करना पड़ेगा जापान से, अमेरिका से, इटली से, कहीं ना कहीं से, क्योंकि जहाँ राहुल गांधी जी को देश के में जो पीआर है वो तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जिस पार्टी का जो है वो ज़मीन पूरी तरह खिसक चुकी हो तो उसको जो है वो कहीं बाहर से लाना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पराजय के आघात से कांग्रेस विचलित हो गई है। विचलित तो समूचा देश है, विचलित तो इस देश की सियासत है, विचलित तो शायद 2014 को लेकर चुनाव में भी एक विचलन दिखाई देगा और जो हर किसी को फिसलने की स्थिति में ले जा रहा है। दरअसल ये सब हुआ क्या, इसको रिपोर्ट दिखाने से पहले दिखलाते हैं। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के दौर में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सांसद अपने ही नेता को चेता भी रहा है और बता भी रहा है पार्टी के भीतर बेईमानी होती कैसे है। जरा सुनिए कि आज समाजवादी पार्टी का हर विधायक, समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के मंत्री, ये सब ठेकेदारी में लिप्त हैं। 10% कमीशन दिए बिना कोई आदमी इनके क्षेत्र में काम नहीं कर सकता और उसके लिए जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुंडागर्दी बेहद बढ़ी हुई है, लेकिन मुजफ्फरनगर की जो घटना घटी वो हिंदुस्तान को हिला करके उसने रख दिया। लाखों लोग अपना घर छोड़ करके चले गए, हजारों की संख्या में मारे गए, हजारों की संख्या में। पुलिस के लोग चाहे जो आंकड़ा दें, लेकिन हजारों की संख्या में लोग मारे गए और अपने देश के अंदर आज शरणार्थी की भूमिका में रह रहे हैं। और ये जो घटना घटी है इसकी जिम्मेदारी न तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाली जा सकती है, न हिंदू के ऊपर डाली जा सकती है, न मुसलमान के ऊपर डाली जा सकती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और उनकी गलत नीति के ऊपर डाली जा सकती है। ये पूरी घटना की जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा और इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। जी, इतिहास माफ करे ना करे, लेकिन सियासत बदल रही है। क्या बाहुबली है? यही पहचान है। पहले बीजेपी में थे, न्यूक्लियर डील के वक्त वोट देने के लिए बीजेपी से निकल आए थे और समाजवादी पार्टी के साथ हो चले थे। सियासत कैसे कैसे रंग दिखाएगी, राजनीति गिरगिट की तरफ बदलेगी, ये सारी परिस्थितियां सामने हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? एक दो नहीं, दर्जनों नेता तो हमारे सामने हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है, यह भी जरा देख लेते हैं। ये दर्जन भर से चेहरे हैं जो देश के सामने ही नहीं है, बल्कि इन्हीं के आसरे समूचे देश की राजनीति का सत्ता का ताना बाना बीते 25 बरस से यह देश लगातार बुन रहा है। कोई कहता है उसकी राष्ट्रीय पहचान है, तो कोई कहता है छत्रप है और उसके राज्य में उसी की चलेगी। लेकिन इनमें से कोई ऐसा नेता नहीं जो स्टेट्समैन की भूमिका में हो, और तो और कोई ऐसा चेहरा भी नहीं जिसके जरिए देश के मुद्दों को दिशा मिलती हो।
या जिसने मुद्दों के आसरे देश को मथने की सोची हो। हर नेता अपने अपने कटघरे का नायक है। यानी ये सभी चेहरे बड़े होकर भी जन सरोकार से जुड़ नहीं पाए, जन भावना को समझ नहीं पाए। शायद इसीलिए सड़क से जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ और उसने संसद की नींव जन लोकपाल को लेकर हिलाई, वैसे ही केजरीवाल जन सरोकार के मुद्दे से जुड़े नायक बन गए। और आंदोलन को चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी के जरिए जैसे ही केजरीवाल ने बदला, वैसे ही तमाम राजनीतिक दल अपने अपने कटघरे में नायक के बदले खलनायक कहलाने लगे और राजनीति के बदलते नियम कायदे दिखाई देने लगे। ध्यान दें तो केजरीवाल ने जिस सादगी से सियासत को आम आदमी की न्यूनतम जरूरतों से जोड़ा, उसने झटके में केजरीवाल को पारंपरिक राजनीतिक लकीर से अलग खड़ा कर दिया। तो हर राजनीतिक दल के सामने आज संकट तिहरा है। पहला, चली आ रही राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, इसे मान लीजिए। दूसरा, आम आदमी मौजूदा राजनीतिक तौर तरीकों से उब चुका है, बिल्कुल कुछ नया चाहिए। और तीसरा, राजनीतिक संस्कृति को बदलने का वक्त आ गया है। तो क्या इसका पहला असर वीवीआईपी कल्चर पर पड़ा? क्योंकि दिल्ली से लेकर हर राज्य की राजधानी में यह आवाज जैसे ही सड़क पर गूंजती, पुलिस हरकत में आ जाती, आम आदमी अपने दड़बे में सिमट जाता, सड़कें बंद हो जाती। और यह सब कुछ एक मामूली से नेता की आवाजाही को लेकर शुरू हुआ है। तो ऐसे में देखिए राजनीति चीज क्या होती है। कई राज्यों के नेताओं ने अपने नियम कायदे बदल दिए और अब सड़क पर हॉर्न नहीं बजता। और तो और बीसीओ कमांडो के बीच जिन नेताओं को खोजना पड़ता था, अब वो आगे चलने लगे हैं। और सड़क पर किसी हिंदी फिल्म के खलनायक सरीखे लगते इन नेताओं के बीच में झटके में एक केजरीवाल नायक सरीखा सबको लगने लगा। तो शायद वजह यही है कि हर राजनीतिक दल एक अनजाने से डर में खुद को देख रहा है और 3 संकेत खुले तौर पर दे रहा है। भारत में अब पहली जैसी सामंती राजनीति नहीं चलेगी। मुल्क के सियासी रहनुमाओं और राजनीतिक दलों को अपने कामकाज का तरीका और सोच बदलना पड़ेगा। और 2014 के चुनाव भारत के पुराने राजनीतिक दलों का रुख और भविष्य में उनकी जगह तय कर देंगे। जी, यही बदलाव है और यही वजह है मोदी भी बदले, राहुल भी बदले। क्योंकि अभी तक तो कोई भी सियासतदान 1 पैसे का हिसाब जनता को देता नहीं था, चाहे वो जनता की ही दौलत क्यों ना हो। तो ध्यान दें, सड़क से सियासत करते केजरीवाल ने आम आदमी में इसी भरोसे को पैदा किया है कि सड़क से संसद तक अब जिसने भी आम आदमी को खारिज किया या हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की, जनता उसे खारिज कर देगी। तो पहली बार एक डर चुनाव को लेकर आम आदमी में नहीं, नेताओं में है। स्वागत कीजिए इसका। आज तक भी वाकई अगर यह स्थिति आ जाए कि राजनेता या मंत्री या फिर सरकार में जो भी शख्स बैठा है उसको उतना ही पैसा मिलेगा जो सरकार के जरिए निर्धारित किया गया है, उसके अतिरिक्त एक सुविधा नहीं, तो राजनीति में क्या वैसे लोग आने लगेंगे जो काम करना चाहते हैं? वैसे लोग छोड़ देंगे जो भ्रष्ट होकर लूट का अड्डा इसे बनाए हुए थे? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल और है। अक्सर 2014 को लेकर कहा जाता है कि यूपी के रास्ते या लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक ही पहुंचा जा सकता है, नहीं तो मुश्किल है क्योंकि वहां 80 सीट है। लेकिन जरा इसके मूल में आइए। राहुल गांधी ने एक वक्त भाषण दिया और मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र कर आईएसआई और लश्कर का जिक्र कर दिया। उस वक्त क्या बवेला नहीं मचा था। वो बवेला बिल्कुल नए अंदाज में हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में क्या वाकई पाकिस्तानी आतंकवादियों की पैठ है, नहीं है। इन सारी बातों को सुनिए, आप खुद तय कीजिए स्थिति क्या है। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लियाकत और जमीर दोनों मुजफ्फरनगर राइट्स विक्टिम नहीं है, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं लेकिन वो राइट विक्टिम्स नहीं है। ये हम बता दें कि इस तरह की अभी तक कोई बात यहाँ कैंप में और जो शिविर के संचालक हैं और जो यहाँ के गांव के लोग हैं, इन लोगों से बात करके बात नहीं आई। ये जो भी बातें हैं एक गलत इसका मैसेज जाता है। अगर ये बात सही है कि लश्कर तोयबा के कुछ लोग गए थे वहां से मुजफ्फरनगर के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने वो भुगते हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर गए थे तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी। तो उनके साथ साथ राहुल जी से भी ये पूछना चाहिए कि आपके ये संपर्क में कैसे आए।
युवराज की बात को सच्चा करने के लिए भी ऐसा हो सकता है और